हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की फोर्थ सेमेस्टर की बुक फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ मर्चेंट बैंकिंग। कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी होती हैं, कि मतलब कौन कौन सी सर्विसेज हमें ऑफ़र करी जाती हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इक्विटी डेब्ट सब कुछ कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, फीस बेस्ड होते हैं कि फंड बेस्ड होते हैं। सो इस चैप्टर में पढ़ने वाले मर्चेंट बैंकिंग क्या क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ओरिजिन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, कि मर्चेंट बैंक्स आए कहाँ से हैं। देन कमर्शियल बैंक वर्सेस मर्चेंट बैंक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देन मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड डेवलपमेंट बैंक्स कौन से होते हैं। देन इवोल्यूशन कैसे हुआ था, फंक्शंस कौन से होते हैं, रोल क्या होते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स कौन से हैं, इंडिया में कैसे वर्क करते हैं, रोल क्या है इनका इशू मैनेजमेंट में, देन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है, एंड मर्चेंट बैंकिंग सिनेरियो क्या है, मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मर्चेंट बैंकिंग से, कि जो मर्चेंट बैंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। सो जो डिक्शनरी मीनिंग होती है मर्चेंट बैंकिंग की, पॉइंट्स एट मर्चेंट बैंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडरराइटिंग्स दैट अंडरराइट the securities for corporates, advises such kinds on merge and is involved in the ownership of commercial ventures, कि जो कमर्शियल वेंचर्स होते हैं इनमें इंक्लूड होता है। एंड ये हमारा अंडरराइटर एक काम होता है अंडरराइटर का, वो जो कि सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट करता है फॉर दी कॉरपोरेशंस एंड उनको एडवाइस करता है जो उनके क्लाइंट्स होते हैं। देन जो टर्म मर्चेंट बैंकिंग है वो डिफरेंट पार्ट्स में यूज़ करी जाती है। वाइल जो यूके में हम मर्चेंट बैंकिंग को रेफर करते हैं जो कि एक्सेप्ट एंड इशूइंग हाउसेस, की जो एक्सेप्ट करता है और हाउस इशू करता है। एंड यूएसए में इसको बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। एंड द वर्ड मर्चेंट बैंक हैज़ बीन सो वाइडली यूज, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। And it is applied to banks who are not merchant, sometimes to merchant who are not banks। कभी कभी उनके लिए होता है जो मर्चेंट बैंक्स नहीं होते, कभी कभी उनके लिए होता है जो बैंक्स मर्चेंट नहीं होते। एंड समटाइम्स दोज इंटरमीडियरीज, और कुछ ऐसे इंटरमीडियरीज भी होते हैं जिनके लिए ना ही कोई मर्चेंट्स है ना ही कोई बैंक्स है। सो अगर यूके की बात करें, ये तो इस पढ़ने वाला है नहीं कुछ, कि यूके में जो टर्म मर्चेंट बैंकिंग है उसको ओरिजिनेट करा है मर्चेंट इन लंडन ने, जिन्होंने फाइनेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड चलाया था। फिर कुछ टाइम बाद जो मर्चेंट्स हुए थे वो गवर्नमेंट्स में अंडर डेवलप कंट्रीज़ में आने लगे थे लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग के लिए। फिर उसके बाद जो मर्चेंट्स उनकी एसोसिएशन हुई थी जिसको मर्चेंट बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज़ हाउस एसोसिएशंस बोलते थे। एंड जो मर्चेंट बैंक्स थे उन्होंने अपनी एक्सटेंड कर दिया था एक डोमेस्टिक बिजनेस को, एक लोन साइड एक्शंस के लिए जो कि शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए था। एंड ये यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड होती है, सच एज इशू ऑफ इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग ऑफ न्यू इशूज, एक्ट एज ए रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टीज, प्रोवाइड लीजिंग्स एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स। देन इन यूएसए में क्या होता था कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग थे वो कंसर्न होते थे ग्रैंडरिंग, सेविंग एंड डायरेक्टिंग फ्लो ऑफ फंड्स, की फंड्स को फ्लो करवाना। एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो थे प्राइमरी एक इंटरमीडियरीज होते थे जो स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते थे सिक्योरिटीज़ की। दीज बैंक डू नॉट इन्वेस्टेड ऑन फंड्स, अपने खुद के फंड्स इन्वेस्ट नहीं करते थे किसी भी सिक्योरिटीज़ में लॉन्ग टर्म के लिए, सिंपली बाय करते थे सिक्योरिटीज़ को बल्क में और उनको शॉर्टली उनको बेच दे देते थे। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड अदर सर्विसेज इंक्लूड्स, मतलब कि वो सिंपली जो बल्क में सिक्योरिटीज़ खरीदते थे उनको शॉर्टली बेच देते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे अदर सर्विसेज प्रोवाइड भी करते थे सच एज मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग ऑफ कैपिटल, ये सब चीज़ें। तो जो मर्चेंट बैंकिंग था हम इसको डिफाइन करेंगे एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रिसेंबलिंग बैंकिंग, originated grows and sustained in Europe, got enriched under American influence and now being performed all over the world by both banking and non-banking institution। कि देखो मर्चेंट बैंकिंग क्या था, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी से शुरू हुआ था जिसने बैंकिंग करा, ओरिजिनेट हुआ, देन वहाँ पे उसकी ग्रोथ हुई, देन सस्टेन्ड इन यूरोप, जो कि यूरोप में सस्टेन्ड हुआ, फिर इनरिच हुआ, फिर इनरिच किस में हुआ था, अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर हुआ था, और अभी बाद में वो पूरे वर्ल्ड में काम करता है दोनों ही तरीके से, बाय द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के उससे। कि जो इंडिया में जो मर्चेंट बैंकिंग थी उसकी सर्विस स्टार्ट हुई थी बाय द 1967 बाय द नेशनल
ग्रैंडलेस बैंक्स फॉलोड बाय सिटी बैंक्स इन 1970, जो स्टेट बैंक था। फिर उसके बाद फर्स्ट हमारा इंडियन कमर्शियल बैंक था, जो कि हमारा सेपरेट हुआ था मर्चेंट बैंकिंग से। देन उसके बाद डिविजन्स हुए थे। उसके बाद मर्चेंट बैंक्स इन इंडिया ऑपरेटिंग इशू हाउस, एज अ इशू हाउस के के लिए हमारे पास ऐसे काम करते हैं कि अभी हमने देखा कि जो मर्चेंट बैंक था एक इंस्टीट्यूशन था, ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता था, लाइक पोर्टफोलियो सर्विसेज एंड राइटिंग ऑफ कैपिटल इशूज, क्रेडिट साइनेक्शंस, एंड इट वुड बी नेसेसरी टू मेक डिफरेंस। अभी ये ज़रूरी है कि हम डिफरेंस देखें। मर्चेंट बैंक जो होते थे मेनली यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज आती है जो फीस के लिए होते थे, वाइल्स जो कमर्शियल बैंक्स होते थे हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते थे, हमें लोन प्रोवाइड करते थे। जो मर्चेंट बैंक्स होते थे खुद को फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ में लगाते थे एंड एक्ट एज अ कमर्शियल बैंक। दे फंक्शंस ओनली द होल सेल ब्रोकर्स, मतलब ब्रोकर्स वगैरह का काम करते हैं वे सिर्फ। एंड द सेबी merchant banks regulations act define as a merchant bank as an any person who is engaged in business of issue management, either by making arrangements regarding selling, buying, subscribing to securities or acting as a manager। कि देखो मर्चेंट बैंक क्या होता था, या तो कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि इंगेज हो किस चीज़ में, इशू मैनेजमेंट में, या तो बाय मेकिंग अरेंजमेंट, या तो अरेंजमेंट कर रहा हो, या फिर खरीद रहा हो, बेच रहा हो, सब्सक्राइब कर रहा हो, या फिर एज अ मैनेजर काम कर रहा हो, जो कंसल्टेंट कर रहा हो या एडवाइस दे रहा हो, रेंडिंग कर रहा हो एडवाइजरी सर्विसेज को, ये सब चीज़ें। देन ओरिजिन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, कि ओरिजिन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग कैसे हुआ था, ये क्वेश्चंस नहीं आया था वैसे। जो ओरिजिन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग था कि 13th सेंचुरी में आया था, फैमिली ओरिएंटेड था, कि जो बैंक्स होते थे यूरोपियन स्टेट्स में आए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट्स होते थे, हमारे फाइनेंसिंग के रिस्क ज़्यादा होता था, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता था। लाइक फिर जो मर्चेंट बैंकर्स थे उन्हें कमीशन एजेंट्स भी बोल सकते थे, जो कमीशन के बिल लेके इतनी इसकी बेसिस पे हमें इतना सारा, हमें बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करते थे कुछ भी काम करने के लिए। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड था वो ज़्यादा वाइंड अप हुआ था, उसके बाद ये सब चीज़ें आई थी। देन ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ मर्चेंट बैंक इन इंडिया, इंडिया में कैसे हुआ था कि हुंडी आई थी, हमारी जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता था किसी भी क्रेडिट का, जो कि इंडिजिनस बैंकर्स ने चलाया था ये वेस्टर्न मर्चेंट्स के बिहाफ पे। एंड फिर एजेंसी हाउसेज आए थे जो कि मर्चेंट बैंक ने सेट करे थे एज पर दी लंदन, जैसे लंदन में था वैसे। जो एजेंसीज हाउस थे इनके चीपर रेट से लाइक 4% 5% ऑफ देयर होम, एंड यहाँ पे लोन्स हमें प्रोवाइड होते थे। दैन उसमें हमारे पर कमीशन चार्ज करते थे। दैन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर 19th सेंचुरी में जो मर्चेंट बैंक्स थे फिर ईस्ट इंडिया हाउस के थ्रू चलने लगे एंड रियल स्टेट में आने लगे, लाइक टी, रबर प्लांटेशन, कॉटन मिल्स, इन सब चीज़ों में। फिर यहाँ पे जॉइंट स्टॉक्स आए, फिर यहाँ पे एजेंसीज आई हमारे पास, फिर जो मतलब ये मतलब पूरा है, यहाँ से पढ़ते हैं। दीज मैनेजिंग हाउस एंड नेसेसरी स्किल्स एक्सपर्टीज विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। फिर जो फंक्शंस कौन कौन से होते थे, लाइक इन्वेस्टिंग फंड एज वेंचर कैपिटल, जो एंटरप्राइजेज होते थे वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करते थे, असिस्ट करते थे एंटरप्राइजेज को कैसे फाइनेंसिंग करनी है, रेज करते थे पब्लिक डिपॉजिट को, नेगोशिएट मिल्स में आते थे। देन इंटरमीडिएट के तरह से काम करते थे। फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, अमेंडमेंट्स आए थे जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई थी इनके बारे में। फिर 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया था, जिन्होंने लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंसिंग हमें प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद जो ICI थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी इक्विटीज़ में, सब्सक्रिप्शंस में। After this, the need for merchant banking services were widely felt. It was during the period of National and Grindals Bank now took a lead by taking merchant activities and announced inauguration of its merchant banking division। ये announcement हुई थी हमारी merchant banking division की जनवरी 1969 में। आफ्टर दिस कमर्शियल बैंक एंड मर्चेंट बैंक्स की, अब जो भी हमने सब पढ़ा फालतू का पढ़ा था, मतलब इतना कुछ ज़रूरी नहीं था, बट स्टिल हमने पढ़ लिया है क्योंकि हमें चैप्टर कवर अप करना है। सो अब पढ़ते हैं मेन टॉपिक्स पे, दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स एंड मर्चेंट बैंकिंग की। जो कमर्शियल बैंक्स एंड मर्चेंट बैंकिंग है क्या। सो मर्चेंट बैंकिंग जो होता है डिफरेंट होता है कमर्शियल बैंकिंग से, क्योंकि वो सर्विसेज अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक एक्सेप्ट करते हैं हमारे डिपॉजिट्स को, टाइप ऑफ मैच्योरिटीज़ को, हमें पर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटीज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग, हमें मतलब हमें उधार देते हैं और हमसे डिपॉजिट्स लेते हैं, लाइक हमारी जो सेविंग होगी। तो बहुत ज़्यादा बेसिक रूल होता है कि मान लो कमर्शियल बैंक है, ये सेविंग है, ये मैं हूँ, और ये कोई जिसको लोन चाहिए तो ये लोन वाला है, ये मैं हूँ, मैं अपनी सेविंग्स यहाँ पे हमें जब सम जमा कर दूँगी फिर इसको लोन दे देगा, ये इससे
कमीशन चार्ज करेगा, उसमें जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा एंड यहाँ पे फिर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सो एज ए इंटरमीडिएट काम करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ से रख लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मिल जाती है हमें। यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स की फुलफिल हो जाते थे। यहाँ पे कस्टमर हम विड्रॉ करा सकते हैं अपने पैसे को। देन यहाँ पे हमें कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल वाली सर्विसेज मिलते हैं। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड इश्यूज हो जाते हैं एंड यहाँ पे हमें मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म हमारी जो सेल लोन्स वगैरह होते हैं वो सब मिल जाते हैं। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मर्चेंट बैंक, की जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक प्रमोशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को, लाइक कॉर्पोरेट काउंसलिंग करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज लाइक आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, अप्रेजल, इंप्लीमेंटेशन करते हैं। देन कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्टिंग करते हैं। देन इशू मैनेजमेंट, मैनेजिंग मर्जर्स, लोन साइड एक्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, लीजिंग सर्विसेज, ये सारी जो सर्विसेज होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। जो सारी सर्विसेज होती हैं फंड्स रिक्वायर में होती है, यहाँ पे क्लाइंट से हम अपने एक प्रॉपर फीस भी चार्ज करते हैं। दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द डिफरेंट रेगुलेटरी फ्रेम, देखो डिफरेंट जो सर्विसेज होते हैं डिफरेंट रेगुलेटरी से में प्रोवाइड होती हैं। आफ्टर दिस मर्चेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, की जो मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कौन कौन सी होती है। जो मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज़ होती हैं। जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स होते हैं ये चैनलाइज करते हैं सेविंग्स को इंडिविजुअल्स की इन्वेस्टमेंट में, जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं वो इंटरमीडियरी के तरीके से काम करते हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं प्रॉपर इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन्वेस्टर बैंकर्स जो होते हैं ये अपने खुद के फंड्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में, वे सिर्फ हमारी सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं एट अ होलसेल में और उनको रिटेल के तरीके से बेच देते हैं। वे हमें दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो जो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफ टू द इशू, आइडेंटिफाई द टोटल फंड्स कौन से हैं, असेंबलिंग करना, स्ट्रेंथ वीकनेस चेक करना, अप्रेजल करना क्लाइंट के प्रेजेंट्स को, देन हमारी वीकनेस निकालनी मैनेजमेंट में। देन हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग को अटेंड करते हैं, वीकनेसेस चेक करते हैं, सजेशंस करते हैं कि ओवरकम कैसे करेंगे हम इन सब चीज़ों से। वेर जो मर्चेंट बैंकिंग होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमें सिर्फ स्पेशलाइज सर्विसेज देता है, लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट अप्रेजल्स में, इन सब चीज़ों में। टू कंक्लूड, अगर कंक्लूड करें तो दोनों जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो मर्चेंट बैंकर्स हैं दोनों का ही एम है सारे एक्टिविटी फंक्शंस को प्रोवाइड करना जो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ को एज वेल एज प्रेजेंट फ्यूचर के लिए हमें देते हैं। जो स्कोप होता है सर्विसेज का, लाइक वाइड करना अपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए। देन डेवलपमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंकिंग, की जो डेवलपमेंट बैंक्स कौन से होते हैं और मर्चेंट बैंक कौन से होते हैं। सो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेके, बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड ओनली फाइनेंस बट ऑल्सो हैव प्रमोशन ऑफ न्यू इंटरप्राइजेस, कि वे सिर्फ पैसे लेने तक, उधार देने तक ही हेल्प ही नहीं करते, वे सिर्फ प्रमोशन के लिए भी हेल्प करते हैं। जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। लाइक उन द फॉलोइंग रीज़न कौन कौन सा है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइज कैपिटल मार्केट्स थोड़ी कम है इस वजह से। एंड डेवलपमेंट क्योंकि और यहाँ पे हमारे पास इंटरप्रेन्योरियल टैलेंट बहुत कम है, तो इन सबको प्रमोट करने के लिए लॉ ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कम है, शार्पनेस ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा है। देन इंडिविजुअल फाइनेंशियल्स मीट हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करती है, प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इन सबको अचीव करने के लिए हम ये सब करते हैं। देन मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है डेवलपमेंट बैंक्स के, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि हमें प्रॉपर डेवलपमेंट देते हैं, हमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का। यहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स मिलते हैं हमें इन रुपीज़ में, फॉरेन करेंसीज में भी मिलते हैं। यहाँ पे हमें कंसेशनल लोन्स मिलते हैं अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। देन यहाँ पे इवोल्यूटिंग इन्वेस्टमेंट मिलती है, प्रमोशंस मिलते हैं। देन आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इकोनॉमिक सेल्स इन प्रोडक्शन, कि हमें जो पॉसिबिलिटीज़ होती है हमारी इकोनॉमिक्स की सेल और प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मर्जर्स का, बैकवर्ड्स का एंड फॉरवर्ड्स का कैसे कैसे हैंडल करते हैं, अच्छे से करते हैं। जो फंक्शंस होते हैं डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये सारे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करे जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज़ वन ऑफ द एरिया वेयर बोथ डेवलपमेंट बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स वर्क इन क्लोज कॉपरेशंस। देन जो फंक्शंस होते हैं दोनों ही जो डेवलपमेंट बैंक वाले होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करे जाते हैं। जो डेवलपमेंट होती है कैपिटल मार्केट की, दोनों ही मिलके जो मर्चेंट बैंक डेवलपमेंट होते हैं दोनों ही बैंक मिलके काम अच्छे से करते हैं। उसके बाद फंक्शन सर्विसेज स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग की क्या क्या स्कोप्स हैं इनके, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं मर्चेंट बैंक के और एक इन्वेस्टमेंट बैंक के, ये सब चीज़ें होती हैं कि कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज़ मतलब
द बेसिक फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंकर इज मार्केटिंग फॉर कॉर्पोरेट, मार्केटिंग करना कॉर्पोरेट और अदर सिक्योरिटीज़ के, लाइक ए प्रॉपर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं, वेरियस एक्सपेक्ट देखते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन क्या, अंडर राइटिंग क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना सिक्योरिटीज़ का। फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ और सर्विसेज परफॉर्म बाय मर्चेंट बैंकिंग, कौन कौन से सर्विसेज हैं जो कि मर्चेंट बैंकिंग परफॉर्म करते हैं, लाइक प्रोजेक्ट प्रमोशन सर्विसेज, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू इशूज़, अंडर राइटिंग ऑफ न्यू इशूज़, साइड एक्शंस, syndications of credits and leasing services, corporate advisory services, providing venture capital, operating mutual funds of offshore funds, investment management, portfolio services, bought out deals, and providing assistance for technical and financial collaboration for joint ventures, management of dealing in commercial paper, and investment services for non-residents of Indians, and the services of issues। सब पढ़ते हैं वन बाय वन करके, इन सबको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट काउंसलिंग। सो कॉर्पोरेट काउंसलिंग क्या होती है, जो सर्विसेज जो होती है ये फीस चार्ज पे होती है, जो कि कॉर्पोरेट यूनिट्स को मिलते हैं। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकिंग रेंडर्स एडवाइस, ये अपनी एडवाइस देते हैं जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज होती है, टाइम टू टाइम उनको देते हैं कि जिस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए, एक बेटर इमेज बना पाए अपनी मार्केट में। देन यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ में ये सब चीज़ें आती हैं, लाइक आफ्टर कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एंड लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ की, जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एंड लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ है प्रॉपर गाइड करना। देन मर्चेंट बैंक्स होते हैं डिटेल मार्केट एनालिसिस बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट दिखाना है हर प्रोडक्ट लाइन में, डिमांड कैसे प्रिडिक्ट करते हैं इन द प्रेजेंट। देन यहाँ प्रॉपर हेल्प करते हैं उन्हें कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को कैसे सीख करना है, मतलब हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। लाइक जो PNB है प्रॉपर सारे स्पेशल एक्सपर्टाइज को अच्छे से बताता है कि कैसे करना है। एंड इट ऑफर हेल्प टू सिक यूनिट्स इन द फॉलोइंग वे, सिक यूनिट्स में कैसे हेल्प करता है, लाइक उनको डिटेल प्रोवाइड करना, एक असेसमेंट बनाना सारे प्रोस्पेक्टस को लेकर, देन आइडेंटिफाइंग ऑफ एरिया डाइवर्सिफिकेशन रिकॉग्नाइज करना, देन उनको प्रॉपर हेल्प देना, हेल्प प्रोवाइड करना कि लोन को कैसे रेज कर सकते हैं, और प्रॉपर अप्रूवल कैसे मिलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मॉनिटर कैसे करते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उन सबको निकालना। देन सेकंड वन दैट इज़ प्रोजेक्ट काउंसलिंग। प्रोजेक्ट काउंसलिंग क्या होती है, सो प्रोजेक्ट काउंसलिंग ब्रॉडली कवर्स द स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो स्टडी होती है प्रोजेक्ट की वो सब हम पढ़ते हैं। देन यहाँ पे प्रॉपर एडवाइजरी सर्विसेज देखते हैं, जब प्रोजेक्ट वायबिलिटी क्या है, कैसे प्रोसीजर्स होंगे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, मतलब जितना भी सारा कोई प्रोजेक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कराता है, लाइक डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, देन उसको रिव्यू कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, रिपोर्ट कैसे बनाना है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक और मार्केट फेजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट कैसे करना है, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग चेक करने के लिए, स्टडी करने के लिए क्या प्रोसीजर्स रहने वाले, असिस्टेंस की गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या रहने वाली है, ये सब चीज़ें। दैन अदर सर्विस इन द फील्ड ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलिंग, अदर सर्विसेज कौन कौन सी होती है जो इसी के अंदर होती है, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन से, कैपिटल कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, शेप कैसे करेंगे, फाइनेंसिंग को नेगोशिएट कैसे करेंगे, अगर कोई कोलैबोरेशंस आएंगे तो अमालगेशन में मिशन के लिए कोई आया, मर्जर के लिए कोई आया, टेक ओवर्स के लिए आया तो कैसे हैंडल करना है, प्रॉफिट स्टडी बताना कि कैसे करना है, जो क्लाइंट्स होंगे उनको असिस्ट करेंगे कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे करोगे, इंस्टीट्यूशन बैंक्स की जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अप्रूवल्स कैसे मिलाओगे, ये सब चीज़ें गाइड करना। देन थर्ड वन दैट इज़ कैपिटल रिस्ट्रक्टिंग सर्विसेज। और मर्चेंट बैंकर्स होते हैं renders different capital restructuring services to corporate units depending upon the circumstances on a particular unit is facing, कि वो कौन सी यूनिट फेस कर रहे हो उन सब के लिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक एग्जामिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना, उनको यूनिट्स में डिवाइड करना कैपिटलाइजेशन के लिए। देन अगर जो बोनस को इशू है क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करेगी, मेमोरेंडम ऑफ कंट्रोलर कैपिटल इशू कि कैसे उनसे कंसेंट मिलेगी हमें। देन जो यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट्स के अंदर आती है, मर्चेंट बैंकर्स उनको ऑल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर बताते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होने वाली, एडवाइस करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट्स कैसे करेंगे अपने मैक्सिमम एडवांटेजेस के लिए। एंड फॉर सिक यूनिट्स जो होती है उनको सजेस्ट करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे यूनिट रिवाइवल करना है। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं रेंडर सर्विसेज देते हैं मर्जर्स के लिए, टेक ओवर्स के लिए, अमालगेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। फोर्थ वन दैट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं सारी सर्विसेज
प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली द कंपनीज इशूइंग द सिक्योरिटी, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं प्रोवाइड करती जो सिक्योरिटीज़ इशू कराते हैं, बट सबके लिए करता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी, क्लाइंट्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उन सब के लिए। देन मर्चेंट बैंकिंग रेंडर नेसेसरी सर्विसेज टू इन्वेस्टर बाय एडवाइजिंग, उनको एडवाइस करते हैं, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मिक्स बताते हैं, कैसे अकाउंट्स फैक्टर्स देखते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, टैक्स ब्रैकेट्स क्या है, नीड क्या है, मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स की, कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे करना है। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं इवन अंडरटेक द फंक्शंस ऑफ परचेज, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं कभी कभी फंक्शन में प्रोवाइड टेक करते हैं परचेज का और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ का ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड प्रोवाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ मर्चेंट बैंकर्स आर मैनेजिंग म्यूचुअल फंड्स, कि कुछ मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स देखते हैं और ऑफशोर फंड्स देखते हैं। तो सर्विसेज टू इंटरनेशनल्स, की जो इंटरनेशनल्स होते हैं उनकी सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं। द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सेल एंड परचेज देखते हैं, सिक्योरिटी इन्वेस्टिंग एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, फिक्स डिपॉजिट कैसे करना है, ट्रस्ट फंड कौन से है, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड्स को चेक करना, सेफ कस्टडी चेक करना सिक्योरिटीज़ की। देन उसके बाद इन्वेस्टिंग फंड्स कौन से होते हैं, अदर इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी होती है। देन सर्विसेज टू नॉन रेजिडेंट इंडियंस, की जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस होते हैं उनकी सर्विसेज को कैसे चेक करते हैं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है वेरियस इंटेंसिव्स प्रोवाइड करती है टू दी NRI, मतलब जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हाउस होते हैं, एंड जो PIORA होते हैं, पर्सनस ऑफ इंडिया ओरिजिन रेजिडेंट अब्रोड, कि जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं इनको भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक एडवाइजिंग ऑन सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्रिटिकल एवोल्यूशन करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, सिक्योर करते हैं उनका अप्रूवल RBI से, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं सेफ कस्टडीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट को का रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, रेमिटिंग करते हैं उनके इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर प्रॉपर टैक्स काउंसलिंग करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का, सर्कुलेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट का। देन इशू मैनेजमेंट, देन पास द फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग हैड बीन मेनली कन्फाइंड टू द मैनेजमेंट। देखो जो उनके पास्ट की बात करें, जो फंक्शंस होते थे मर्चेंट बैंकिंग के, कन्फाइंड होता था कि न्यू पब्लिक इशू को ही चेक करोगे आप। बट अभी क्या होता है यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को, फॉरेन कंपनीज़ को, इक्विटी, हर चीज़ को चेक करते हैं सारी चीज़ें, जो यहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेंट दिलाते हैं हमारी ये CCI से। एंड जो CBA यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जो सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड होती है, लाइक प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, बजट, एग्जाम एस्टिमेट करना, हमारे CCI मतलब कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एप्लीकेशन लेना, एक असिस्टेंस दिलवाना, सिलेक्शन करना, अपॉइंटमेंट करना, एडवर्टाइज करना, सिलेक्ट करना इशू हाउस का। देन जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं एडवाइजेस देता है कि फ्रेश इशू के लिए जाना चाहिए, एडिशनल इशू के लिए जाना चाहिए, बोनस इशू के लिए जाना चाहिए। जो डिबेंचर से इशू करा रहे हैं तो वो कौन से टाइप के डिबेंचर्स होने चाहिए, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल्स, रिडीमेबल होने चाहिए, नॉन रिडीमेबल होने चाहिए, किस तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी पास्ट रिकॉर्ड्स क्या थे। आफ्टर the sixth one, that is loan and credit सिंडिकेशन। सो यहाँ पे क्या होता था, जो मर्चेंट बैंकिंग होते थे प्रॉपर स्पेशलाइज सर्विसेज देते थे कि कैसे कोई प्रोजेक्ट बनेगा, लोन कैसे मिलेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसा लोन्स है। यहाँ पे प्रॉपर इशू एंड हेल्पिंग रेजिंग फंड्स, कि कैसे उनको फंड्स रेज करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मोर डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती है, लाइक एस्टिमेट करना, एक्सपेंडिचर कितना लगेगा, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाना, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोजेक्ट्स की, एंड जो प्रोमोटर्स होंगे कैसे कैसे उनकी मतलब फ़ीस देनी है, लाइक कोलैबोरेटर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक्स को, एंड एजेंसीज को, अंडरराइटर्स को। फिर सर जो क्लाइंट्स होते थे उनको उनको लोन एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने में हेल्प कराना, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो टर्म्स मतलब लेंडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और इन सबको फेस कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करनी है उनकी प्रोग्रेस को, प्रॉपर सिलेक्शन करना कौन से इंस्टीट्यूशन बैंक से, फॉलो अप ऑफ द टीम लोन, जो भी उनका टीम लोन उनको कैसे फॉलो अप करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे होगी। जो मर्चेंट बैंक होते थे प्रॉपर हेल्प करते थे उनकी एक्सपेडिटिंग लीगल डॉक्यूमेंट, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते थे, फॉर्मेलिटीज़ होती थी उनको फुलफिल करने में। तो जो मर्चेंट बैंक्स होते थे प्रॉपर हेल्प करते थे एस्टिमेट करने में कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी एंड कैसे ब्रिज फाइनेंस फुलफिल करना है। देन सेवन्थ वन दैट इज़ अरेंजिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, की जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस होता था उसको कंसीडर नहीं करते थे जो मर्चेंट बैंक्स वाले होते थे। बट अभी लाइक सम बैंक्स लाइक कैनरा बैंक एंड ग्रीन रिलीज बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रॉपर सारी चीज़ों को फाइनेंस करना भी शुरू करा है, जहाँ पे क्लेम करते थे कि कैसे मीटिंग होगी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस की। जो कैनरा बैंक होता था एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते, लाइक एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, असिस्टेंस कैसे होगा RBI से, देन असिस्टेंट
करता है नेगोशिएशन के लिए। एंड जो हमारा CBI है लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, प्रॉपर अपने क्लाइंट्स एंड कंपनीज़ को हेल्प करता है कैलकुलेशंस, मतलब कन्वर्टेबल नॉन डिबेंचर्स कैसे होंगे उन सब चीज़ों के लिए। नंबर द 8th वन दैट इज़ बिल डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टेंस क्रेडिट की जो फॉरेन कंपनीज होती थी हमारे, जो फॉरेन कंपनीज एक्सेप्टेंस क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग, यहाँ पे एक अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है कि यहाँ पे जो इंडियन फैसिलिटीज़ होती थी इसको प्रोवाइड नहीं करती हैं, बट यहाँ पे भी रिसेंटली आया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सेप्टेड हो जाता है बाय हाउस से, मतलब जो हाउस होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और बाद में जो उसका ऑनर होता है उनसे वो पैसे ले लेता है कि रेपुटेशन फाइंड आउट करना, एक्सिस्टेंस सिस्टम देखना। तो उसके बाद लीज फाइनेंसिंग होता है। मैनी मर्चेंट बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड लीज फाइनेंसिंग, काफ़ी ज़्यादा लीज फाइनेंसिंग होती है कि वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। एक अरेंजमेंट्स होता है फर्म्स का जो कि कंट्रोल कैसे दिलाता है, ऑनर कैसे होता है। जो लीज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ऑनर ऑफ द एसेट्स एंड द यूज़र कॉल लीजी, कि जो हमारा जो ऑनर होता था हम उसको बोलते थे लेसर, एंड जो हमारा यूज़र होता था उसको बोलते हैं लीजी। जो यहाँ पे जो लीज़र होता था वो एक प्रॉपर राइट देता था कि हम हमारे जो एसेट है आप उसको यूज़ कर सकते हो इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, उसको बोलते थे हम लीज़ रेंटल। तो जो लीज़ कॉन्ट्रैक्ट होता था ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर होता था। हम लीज़ प्रोवाइड करते थे एज अ एंड ऑफ मंथ एंड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन सब चीज़ों के लेके। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी मिसयूज़ हो रहा है या फिर आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे हो तो वापस से वो ले सकता था अपनी जो भी चीज़ होती थी उसकी। देन 10th वन दैट इज़ वेंचर कैपिटल की यहाँ पे प्रॉपर एक वेंचर कैपिटल फंड्स प्रोवाइड करना, लाइक अनप्रूवन आइडियाज़, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को देखना, स्टार्टअप फंड्स को अच्छे से मैनेज करना। देन पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक डिपॉजिट है यहाँ पे कंपनीज़ को हेल्प करता है पब्लिक डिपॉजिट रेज अप करने के लिए। देन जो स्पेशलाइज सर्विसेज, जो इन एडिशन की बात करें जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती थी, मार्केटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, मर्चेंट बैंक्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते, लाइक मर्जर्स, एमालगेशन, टैक्स ओवर, टैक्स मैटर, इन सब चीज़ों में भी अच्छे से इंक्लूड हो जाता है अब हमारा जो बैंक्स होते हैं। बहुत सारे सर्विसेज में प्रोवाइड्स होती हैं। सर्विसेज कौन सी होती है, लाइक एडवाइस देना, असिस्टेंस देना, नेगोशिएशंस के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देना, वैल्यूएशन करवाना, देन उसको एक्सपेंडिंग एंड लीगल डॉक्यूमेंटेंट्स में हेल्प करना, मैनेजिंग ऑडिट्स वगैरह देखना। जो कैनरा बैंक होता था बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मर्जर्स एंड एमालगेशंस के लिए, लाइक स्ट्रेंथ चेक करना, वीकनेस चेक करना, सुटेबल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक करना, क्लाइंट कंपनी देखना, उनके ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंटेशन देखना, अप्रूवल्स देखना, कोऑर्डिनेटिंग करना। जो पंजाब नेशनल बैंक था उसकी सेपरेट मर्चेंट बैंकिंग डिविजन्स हैं जो कि सर्विसेज देखते हैं, लाइक प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्रपोजल्स के, फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शंस के, प्रॉपर अच्छे से प्लान्स फॉर्मुलेट करना, स्कीम्स देखना, कंसेंट्स चेक करना, मॉनिटर करना। देन मर्चेंट बैंकिंग फाइनेंशियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये जो हमने पढ़ा है वही है, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, प्रोजेक्ट काउंसलिंग, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पब्लिक डिपॉजिट, स्पेशलाइज सर्विसेज, बिल डिस्काउंटिंग एंड वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट्स, सिंडिकेशंस एंड इशू मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर की। जो रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर, जो मर्चेंट बैंकर होता है उसका क्या रोल होता है। सो जो अभी हमने सर्विसेज पढ़ी है, ये जो सारी सर्विस मिलते हैं मर्चेंट बैंकर से मिलते हैं, ऑब्जर्व करा जाता है। वो ज़्यादा क्रिटिकल लिंक प्रोवाइड करता है किसी कंपनी का फंड रेज कराने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। ये अच्छे से रोल ऑफ प्रोमोटर, एडवाइजर, रिहेबिलिटेटर्स एंड एजेंट का एज ए इंटरमीडिएट काम करता है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के लिए। अच्छे से सारे जो आइडियाज़ होते हैं ट्रांसलेट करते हैं इनटू वेंचर में, ट्रांसलेट करते हैं। सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड करता है, लाइक आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट कैसे करना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कैसे बनाने, गवर्नमेंट अप्रूवल्स कैसे मिलेंगे, फंड्स कैसे रेज होंगे। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट प्रमोट हो जाता है, जो मर्चेंट बैंकर होता है वो एज अ काम करता है कॉर्पोरेट एडवाइज़र की तरह, जहाँ पे वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनके लिए। वो एक्सपर्ट एडवाइस देता है, लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए, इशू मैनेजमेंट के लिए, क्रेडिट्स सिंडिकेशंस के लिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद एज अ मैनेजरल इकोनॉमिक्स के लिए वो गाइड करता है अपने क्लाइंट को, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स चेक करना, लोकेशनल फैक्टर्स चेक करना, सेल साइज देखना, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट चेक करना, मार्केट सर्वे देखना एंड कॉस्ट रिडक्शन चेक करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस देखना, ये सब चीज़ें। देन एंड फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की तरह वो गाइड करता है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करोगे, प्रोजेक्ट मेजरमेंट कैसे करना, वर्किंग कैपिटल कैसे देखनी है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, अल्टरनेटिव रेट ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल बिसाइड्स, मतलब कौन कौन से चेंजेस को चेक करना है। देन मर्चेंट बैंकर हमारा एक्ट एज अ मैनेजर टू द इशू सेटल से, एज अ मैनेजर कैसे काम करता था, वो फीस करता था फॉर एडवोकेट एंड सोलिकेटर्स के लिए, एडवाइस करता था अकाउंटेंट्स को, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता था, जो ब्रोकर्स एंड बैंक्स चार्जेस होते थे उन सबको देखता था, अंडर राइटिंग का कमीशन, ये सब चीज़ें
पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। एंड जो मर्चेंट बैंकर्स होता है वो ऑल्सो प्ले ऑफ द रोल ऑफ रिहेबिलिटेटर एंड एक्विजिशन के टाइम पे, मर्जर के टाइम पे और अमालगमेशंस के टाइम पे, इन सब चीज़ों के टाइम पे कि जो यहाँ पे प्रॉपर एक्ट एज अ ट्रांसफरी, वो ट्रांसफ़र एजेंट की तरह भी काम करते हैं, जहाँ पर वो सारे डिविडेंड इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर। एंड अगर हम आज की तरह से देखें, जो मर्चेंट बैंकर्स था ये मास्टर्स होते हैं सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के, अपने हाई हॉर्स कैपिटल की तरह से काम करते हैं मार्केट में, हर चीज़ को चेक कर लाइक टाइप प्लानिंग, लीजिंग, फाइनेंसिंग, मतलब हर चीज़ के लिए काम करते हैं ये, और लार्ज रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। देन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मर्चेंट बैंकिंग स्टैब्लिश इन इंडिया। रिसेंट डेवलपमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सेटिंग अप ऑफ बैंक सब्सिडरीज़ की अगर देखें, जो ग्रोइंग डिमांड हो रही है हमारे ब्रॉड बेस फाइनेंशियल सर्विसेज की, प्रॉपर जो मर्चेंट बैंक होता है नेशनलाइज हो रहे हैं, एंड जो बैंक्स होते हैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो सेबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड है वो भी इनकॉर्पोरेट हुआ है फॉर द सच सब्सिडरी एंड 2 जुलाई 1986। जो हमारा कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है ये भी अभी सारी जो कैनरा बैंक है अच्छे से जो सेटअप है, इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम्स मिल रही है। देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट फर्म्स की जो कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेट जो फर्म्स होते हैं, जो प्राइवेट मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो सब भी आ रहे हैं। देन एस्टेब्लिश ऑफ SUA मतलब स्टॉक ब्रोकर अंडरराइटर एसोसिएशन, ये भी स्टैब्लिश हुई थी 1980 में। इसको भी इवॉल्व होने का अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, कोऑर्डिनेशंस में आ रही हैं कैपिटल मार्केट में। दैन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ पे प्रॉपर जो टू डेवलप एंड रेगुलेट सिक्योरिटीज़ को डेवलप करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर रूल्स गाइडलाइंस आ रही हैं। एंड जो सब ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इन सब के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस यहीं से आते हैं। देन डिस्काउंट एंड फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया कि जो डिस्काउंट एंड फाइनेंसिंग हाउस ऑफ इंडिया का वो भी अच्छे से आ रहा है, सारी चीज़ों को चेक कर रहा है। देन क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, देन जो यहाँ पे सेटअप हुआ था 1986 में, अच्छे से इन्वेस्टर्स की, सारे ब्रोकर्स की, बैंकर्स की, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट रैप्ड इक्विटी, ये सब चीज़ें चेक करता है। जो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन होते हैं ये भी अच्छे से चेक करता है। देन मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया में क्या आ रहा है कि जो प्रेजेंट मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है वो फॉलोइंग टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं: कमर्शियल बैंक्स एंड देयर सब्सिडरीज, फॉरेन बैंक्स इंक्लूडिंग नेशनल बैंक्स, नेशनल ग्रीनलेस, आर्म बैंक एंड सिटी बैंक्स एंड हांगकॉन्ग बैंक्स, जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट बैंक सच एज ICI, IFCI, IDBI, जो स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं सच एज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसिंग होते हैं, ये सारे हमें अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज इन 4 ब्रॉड सेक्शंस की जो हमारी जो मर्चेंट बैंकिंग है 4 ब्रॉड कैटेगरीज में है, सेक्शंस में, लाइक टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस, जो हमें लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करते हैं, लाइक बैंकर प्राइमरीली केम इनटू इन कॉर्पोरेशन, जो हमारे काउंसलर्स जो हमारे कैपिटल को फेस कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट काउंसलिंग होती है, हमारे क्रेडिट सिंडिकेशंस आ रही हैं, कैपिटल रिकस्टडी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में आ रही हैं। देन रोल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इशू मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट में क्या है? द सक्सेस ऑफ फंड रेजिंग एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जो सक्सेस होती है किसी भी फंड्स को रेज करने की वो डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं, कौन से एक्सटेंट तक है। सो जो मैनेजमेंट होता है पब्लिक इशू फाइनेंस सिक्योरिटीज़ का, ये सारी एक्टिविटीज़ को देखता है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड है: प्री इशू एक्टिविटीज़, पोस्ट इशू एक्टिविटीज़ एंड इशू मार्केटिंग। सो जो सेबी है प्रॉपर ने डिटेल गाइडलाइंस लाई है प्री इशू ऑब्लिगेटर्स को लेके, पोस्ट इशू को से लेके, एंड जो लीड मर्चेंट बैंकर से सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करते हैं, प्रॉपर सारी हमें ड्यू डिलिजेंस होती है, सारी चीज़ें देखता है। तो प्री इशू एक्टिविटीज़, तो प्री इशू एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? एक्टिविटीज़ जो क्लोजर ऑफ इशू से पहले देखी जाती है, उन सबको प्री इशूज़ बोलते हैं। और प्री इशू के ऑब्लिगेशंस कौन कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ता है। जो लीड मैनेजर होता है उसे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं सेबी के पास, सच एज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लीड मैनेजर एंड द इशूर ऑफ द कंपनीज कौन है, अब स्पेसिफाइंग देयर म्यूचुअल राइट्स, लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशंस को दिखाने के लिए ड्यू डिलिजेंस जितनी भी होती है सर्टिफिकेट बाय लीड मर्चेंट बैंकर से एज अ स्पेसिफाइड, जो कि हमारी शेड्यूल 3 में लिखी होती है विद अ ड्राफ्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस की सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना, जो कि कंपनी सेक्रेटरी साइन करके देता है। डिस्पैच करना सारे रिफंड ऑर्डर्स को, प्रीवियस ईयर्स के डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटी, सब चीज़ें चेक करना, लिस्ट ऑफ पर्सन की कौन कौन से प्रमोटर्स हैं, इंडिविजुअल्स कौन से हैं,
ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट ट्राई करना, फ्रेंड्स 10 कॉपीज़ प्रोवाइड करना ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स की, एंड उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स को अपॉइंट करना। इन केस अगर पब्लिक है, राइट इशू कोई हो रहा है, मोर देन एक बैंकर से ज़्यादा हो रहा है, तो राइट ऑफ ऑब्लिगेशंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जो कि शेड्यूल 2 में लिखी होती है। कुछ अदर एंटरप्राइजेज भी होते हैं सच एज एडवाइजरी, बैंकर्स एंड रजिस्टर्ड अंडरराइटर्स। एंड अंडरराइटिंग, अगर कोई अंडरराइटिंग को पब्लिक इशू ज़रूरी नहीं है, तो अगर कोई इशू करा रहे हैं अंडर राइटिंग, जो अनसब्सक्राइब पोर्शन रह गया है, तो अगर हम किसी अंडर राइटर से परचेज़ करा रहे हैं तो हम हमारा सेटिस्फाई करते हैं, जितनी एबिलिटीज़ हैं वो सब हैं प्रॉपर, उसमें सब चीज़ें बताना कि जो लीड उनकी अंडर राइटिंग कितनी मिनिमम कितनी है एंड उस कमीशन कितना चार्ज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। देन ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी मेड पब्लिक, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि पब्लिक को दिखाने, तो 21 दिन से पहले दिखाने चाहिए। देन जो लीड मर्चेंट बैंकर होते हैं सारे ड्राफ्ट तैयार करते हैं एंड स्टॉक एक्सचेंज तक भिजवाता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफिसर की, जो कंपनी का ईदर इशूर ऑफ अ कंपनी शेल अपॉइंट, फिर वहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंट होता है जो सारे लॉज रेगुलेशन सब चीज़ें देखता है। देन मैंडेटरी कलेक्शंस ऑफ सेंटर, जो मिनिमम नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ सेंटर्स होते हैं सारे कैपिटल्स वगैरह का, 4 मेट्रोपोलिटन सिटीज़ होती हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई, जो सारे सेंटर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लोकेटेड होते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जाने चाहिए। देन पैनल ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फाइनलाइज्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स जितनी रिसीव्स होती हैं बाय द सेबी। देन फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट, द ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है जो प्रोस्पेक्टस का, वो फाइनलाइज करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स कितनी रिसीव्ड हुई हैं, ऑब्जर्वेशंस कौन सी हुई, जो लीड मैनेजर होता है सारे सर्टिफाइज करता है, सारे अमेंडमेंट्स को, सजेशंस को, ऑब्जर्वेशंस को जितनी भी होती हैं, जो कंप्यूटर फ्लॉपो एंड जो कंपनी फ्लॉपो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टस होते हैं सारे सबमिट कर जाते हैं सेबी के पास। देन एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होती हैं प्रॉपर सारे प्रोस्पेक्टस के सारे डीम्ड होने चाहिए, डिस्क्लेमर्स होने चाहिए, प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए टू द इंटरनेट, न्यूज़पेपर, फोटो कॉपीज इन एडिशन, सबको सबके पास जाना चाहिए। देन मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, जब मिनिमम एप्लीकेशन मनी होती है वो भी अच्छे से एप्लीकेशन होनी चाहिए, वो 25% ऑफ कम नहीं होनी चाहिए इशू प्राइस से। एंड जो लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज़ होती है जो पब्लिक में हमें ऑफर कराने वो सारी लिस्टेड हो जानी चाहिए, अगर वो लिस्टेड नहीं हुई तो एप्लीकेशन मनी को रिफंडेबल करा देना चाहिए। देन पीरियड सब्सक्रिप्शन, कि जो सब्सक्रिप्शन है पब्लिक इशू का वो एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज में कराना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो वहाँ पे 21 दिनों के लिए हम ओपन कर सकते हैं। देन ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो आप उनको रिफंड करा सकते हैं। देन पोस्ट इशू सब एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व आफ्टर क्लोजर, आफ्टर क्लोजर के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी है। ऑब्लिगेशन, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं सारे पोस्ट इशू ऑब्लिगेशंस चेक करते हैं, गाइडलाइंस चेक करते हैं कि हाई प्रायोरिटीज़ होती हैं उनकी, ग्रीवेंसेस प्रोवाइड करना, प्रिवेंशन प्रोवाइड्स करना। जो मर्चेंट बैंकर होते हैं सारी एक्टिविटीज़ एसोसिएट्स देखते हैं कि कैसे उनको मॉनिटर करना है। एंड द कंसर्न लीड बैंकर सबमिट द पोस्ट इशू मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, और प्रॉपर रिपोर्ट्स उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती है विद इन द 3 वर्किंग डेज ड्यू द डेट। देन ए दैट इज redressal of investor ग्रीवेंसेस, सो द पोस्ट इशू, जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं सारे एसोसिएट्स चेक करता है कि सारे अलॉटमेंट्स हैं, रिफंड्स हैं, डिस्पैच है कि नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन विद इंटरमीडिएट, जो पोस्ट इशू लीड मर्चेंट बैंकर्स होता है वो मेंटेन करता है सारी कोऑर्डिनेशन, रजिस्टर ऑफ इश्यूज़ के पास मॉनिटर करता है सारे फ्लो ऑफ एप्लीकेशंस को, कलेक्ट करता है बैंक ब्रांचेस से जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको अच्छे से, स्टॉक इन्वेस्ट चेक करता है, मतलब हर चीज़ चेक करता है। दैन जो हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक इन्वेस्ट, जो लीड मर्चेंट बैंकर्स होता है सारे कॉम्प्लेंसेस चेक करता है, रजिस्टर्स चेक करता है, राइटर्स के बारे में कि वो इशू प्रपोज क्लोज देखता है कि एडजस्ट मतलब डेट हो पहले से बंद होने से पहले वो सारी चीज़ों को खरीद लें, कि वहाँ पे कोई ऐसे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्सक्रिप्शन फिगर ना हो, साइड नंबर ऑफ डेज वगैरह का मतलब टेक केयर कर लेते हैं। बैंकर्स टू द इशू की, जो पोस्ट इशू लीड मर्चेंट बैंकर होता है वो इंश्योर करता है कि जो जितनी मनी रिसीव्ड हुई है वो प्रॉपर सेपरेट बैंक में रखी जा सके। एग्जाम्पल बैंक टू एन इशू एज पर जो की प्रोविजंस हमें कंपनीज एक 9856 ने बताया। एंड पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट की, जो पोस्ट इशू लीड जो बैंकर होता है इंश्योर करता है कि जितने भी सारे इश्यूज एडवर्टाइजिंग हो रिलेटिंग टू ओवर सब्सक्रिप्शन, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, नंबर्स, वैल्यू, इन सब चीज़ों के लिए एंड अच्छे सर्कुलेशन हो इन सब चीज़ों का। देन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की, जो पब्लिक सिक्योरिटीज़ की अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है पोस्ट इशू में तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शेल इंश्योर अलॉटमेंट्स मेन प्रिस्क्राइब मैनर की, जो प्रिस्क्राइब मैनर है उसी में सब कुछ ऐसे
से हैंडल हो जाए। देन गाइडलाइंस और एडवर्टीजमेंट, सर्कुलेशन, ब्राउचर्स, पैम्पलेट्स, ये सब चीज़ें अच्छे से हो। देन इशू मार्केटिंग, इन एडिशन टू द प्री इशू पोस्ट इशू द मर्चेंट बैंकर हैज़ टू अंडरटेक द मार्केटिंग इशू, कि इन एडिशन में कि मार्केटिंग इशू के लिए कि मेन एम होता है इनका मार्केटिंग इशू कि इन्वेस्टर्स को कैसे सब्सक्राइब में हेल्प करानी है। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं एडवाइजेस द क्लाइंट विट एवर टू गो फॉर, कि उन्हें किसके लिए जाना चाहिए, फ्रेश इशू के लिए, एडिशनल इशू के लिए, बोनस इशू के लिए, राइट इशू के लिए। देन द कॉमन स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी मिलती है उन्हें, लाइक मीडिया एडवर्टाइजमेंट, प्रेस इंटरव्यूज, इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स इंटरव्यूज, या फिर बैनर्स और होर्डिंग्स, या फिर सेंट्रलाइज मेलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टर। देन प्रॉब्लम्स ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है हमें मर्चेंट बैंकिंग में, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें मर्चेंट बैंकर्स को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन इम्पोज बाय रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय सेबी की, सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए मर्चेंट बैंकर्स के लिए, फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स चेंज हुए हैं सेबी के थ्रू। देन हाई अमाउंट ऑफ फीस जो होती हैं जो सेबी चार्ज करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो मिनिमम नेटवर्थ होती है वो 5 करोड़ वाली एलिजिबिलिटी, देन अनसर्टेनिटी होती है। देन मर्चेंट बैंकिंग सिनेरियो क्या है कि मतलब डिक्लाइन कैसे हुआ था, इंक्रीज़ कैसे हुआ था, ये सब तो एग्ज़ाम में नहीं आता। देन मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है कि जो सेबी एक्ट है मर्चेंट बैंकर्स के लिए रेगुलेशन 1990 में डिफ़ाइन करता है कि जो मर्चेंट बैंकर है कोई ऐसा पर्सन है जो कि बिजनेस इशू में सेलिंग वगैरह में लगा होता है, या फिर अगर कोई ऐसा मैनेजर के लिए काम करे तो कंसल्ट करता है, एडवाइज़र करता है। एज अ प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट एज ए मर्चेंट बैंकर, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंट बैंकर की तरह से काम नहीं कर सकती जब तक उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है सेबी के थ्रू। तो यहाँ पे देखा जाता है तो प्रॉपर सर्टिफाइड पर्सन होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, क्लासिफिकेशन कैसे 4 कैटेगरीज में है ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट वन दैट इज़ कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ये अपनी एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करते हैं, लाइक इंटीरियर कंसिस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर टाई अप करना, तो ये एक्ट एज एन एडवाइजरी की तरह से काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट एंड राइटर्स की तरह से काम करता है। कैटेगरी 2 दैट इज़ मर्चेंट बैंकर सच एज मर्चेंट बैंक, जो कि मैं एडवाइजरी एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट, को मैनेजर्स एंड राइटर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सब की तरह से काम कर सकते हैं। कैटेगरी 3 दैट इज़ मर्चेंट बैंकर जो एक्ट एज एन जो अंडर राइटर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट्स की तरह से काम कर सकते हैं। दे कैन नाइदर अंडरटेक इशू मैनेजमेंट, जो कि इशू मैनेजमेंट में नहीं जा सकते, ना ही अपनी खुद के को मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं। कैटेगरी 4 ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, कैटेगरी 4 मर्चेंट बैंकर्स कैन मेनली एक्ट एज ए कंसल्टेंट, जैसे कंसल्टेंट और एडवाइजरी की तरह काम कर सकते हैं इशू कैपिटल में। सेबी हैज़ बीन फॉलोइंग अमेंडमेंट्स, कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं हमारे अब रेगुलेशंस को लेके कि जो एप्लीकेशन होनी चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट्स नॉट अदर देन NBFC एज डिफाइन RBI, की जो बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए कि अदर देन NBFC के अलग होनी चाहिए। जो मल्टीपल कैटेगरीज होती है मर्चेंट बैंकर्स के लिए, कैटेगरी 2, 3, 4 प्रॉपर अबॉलिश्ड हो, कैटेगरी हैव बीन अबॉलिश्ड एंड देयर इज़ ओनली वन कैटेगरी फॉर मर्चेंट बैंकर, की सारी अबॉलिश्ड हो चुकी हैं। सिर्फ एक कैटेगरी जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको प्रॉपर सेपरेट रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है राइटर्स के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबको चेक करने के लिए। देन कंप्लीट एडवोकेसी नॉर्म्स, की जो सारे एप्लीकेंट्स होते हैं सारे एडवोकेसी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उन सबके पास, जो कि 5 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए, जो नेटवर्थ होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल फॉर फ्री रिजर्व्स। देन मर्चेंट बैंकर्स कोड्स ऑफ कंडक्ट, की जो फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट क्या है इन्होंने की मतलब जब मर्चेंट बैंकर्स होने चाहिए सारे एफर्ट्स आने चाहिए इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स बचाने के लिए। जो मर्चेंट बैंक्स होने चाहिए प्रॉपर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस की होनी चाहिए। कि जो मर्चेंट बैंक्स होने चाहिए वो सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी चाहिए लाइक प्रॉम्प्ट, एथिकल एंड प्रोफेशनल मैनर में। कि जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं एंड फोर्थ वन जो कि है कि मर्चेंट बैंकर्स होते हैं सारे टाइम से सारे डेलीगेंट्स इनमें प्रॉपर केयर एक्सरसाइजेज होने चाहिए। जो मर्चेंट बैंकर्स होने चाहिए उसमें इंश्योर करनी चाहिए सारी इंक्वायरीज जो कि इन्वेस्टर से मिलती हैं, ग्रीवेंसेस अपने इन्वेस्टर्स को, प्रॉपर कंप्लेंट्स वेयर कंप्लेंट इज़ नॉट रेमिटेड परमिट, अगर कोई रेमिटेड हुई नहीं है तो उसको फर्दर रेगुलेटरी में जाके चेक करें। जो मर्चेंट्स होते हैं सारे एडवोकेसी डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं सारे प्रॉपर ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मिसलीडिंग अगर कुछ होती है तो मुझसे कैसे बच सकते हैं। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अमंगस्ट देयर क्लाइंट्स। और मर्चेंट बैंकर्स होते हैं शैल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट कि वो अपनी आइदर ऑलरेडी मतलब भूली हुई या फिर लिखी हुई कोई सी अगेंस्ट मिसरिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। जो मर्चेंट बैंकर्स होने चाहिए अच्छे से काम करना चाहिए और हमेशा
बेस्ट पॉसिबल एडवाइस देनी चाहिए अपने क्लाइंट्स को कि एंड कोई भी ऐसे कुछ गलत वलत नहीं लिख सकते हैं। जो लेंथ ऑफ रिलेशनशिप होती है मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज़ की, वो सब प्रॉपर लेंथ में होनी चाहिए। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनका इंटरनल कंट्रोल होता है प्रोसीजर पे, फाइनेंशियल्स पे, तो उन्हें कोई ऐसे कुछ नॉन एथिकल काम नहीं करना चाहिए। एंड जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं अनट्रू स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं प्रॉपर एक लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। एंड जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं बोर्ड इज़ प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी एक्शन लीगल, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स, लॉज, रेगुलेशन, इन सब की तरह से काम होना चाहिए। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं सारे डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनके खुद के इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, इंटरनल ऑपरेशंस होने चाहिए अबाउट देयर स्टैंडर्ड्स एंड इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंटली, ऑब्जेक्टिविटीज़ लेके। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उसमें सारे मतलब मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इतने सारे पॉइंट्स है तो आई गेस तो इंपॉर्टेंट ही होगा। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं सबको सीनियर मैनेजमेंट होने चाहिए, डिसीजंस लेने आने चाहिए। देन जनरल ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस भी होते हैं लाइक मर्चेंट बैंकर्स डू नॉट एसोशिएट विद एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द सिक्योरिटीज़। One, that is merchant bankers not to associate with any business other than that of the securities market। कि कोई merchant bankers होता है अदर देन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जहाँ पे उसको सर्टिफिकेट मिलता है वो उसी के लिए काम कर सकता है एंड उसके अलावा वो कहीं और काम नहीं कर सकता है, वो थोड़ा अनएथिकल हो जाता है। देन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की जो सारे मर्चेंट्स होते हैं सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने आने चाहिए, प्रॉपर बैलेंस शीट की कॉपी होनी चाहिए, सारे अकाउंटिंग पीरियड की कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, कॉपी ऑफ ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सबका रिकॉर्ड्स उनके पास होना चाहिए। एंड सबमिशन ऑफ हाफ ईयर रिजल्ट्स की जो सारे बैंकर्स होते हैं मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उन्हें बोर्ड को अपनी हाफ ईयरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देनी चाहिए। देन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिपोर्ट्स अदर देन डॉक्यूमेंट। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं उनके पास सारे रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने चाहिए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए। देन रिपोर्ट्स ऑन स्टेप टेकन ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट की जो सारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट रेक्टिफाई करता है, डेफिशिएंसीज वगैरह चेक करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लीड मैनेजर की जो नो लीड मैनेजर शुड एग्री टू मैनेजर्स टू बी एसोसिएट विद लीगल अनलेस रिस्पॉन्सिबल रिलेटिंग टू मतलब जो सारे जो डिस्क्लोजर्स होते हैं, अलॉटमेंट्स होते हैं, रिफंड्स वगैरह होते हैं, वो सभी एक बार अच्छे से देखने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। कोई और अदर लीड मर्चेंट बैंकर्स तो नहीं है। लीड मर्चेंट बैंकर डू नॉट एसोसिएट विद द मर्चेंट बैंकर विदाउट रजिस्ट्रेशन की जो लीड मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो अच्छे से मतलब कोई इसमें सर्टिफिकेट वगैरह होल्ड नहीं कर सकते हैं किसी और कंपनी का। जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं एंड शैल नॉट लीड मैनेज एनी इशू एसोसिएट विद एक्टिविटी अंडरटेकन रेगुलेशन बाय द बोर्ड कि वो किसी कुछ लीगल काम नहीं कर सकते हैं। अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी इशू टू बी मैनेजमेंट द लीड मर्चेंट बैंकर। जो लीड मर्चेंट बैंकर्स होते हैं वो मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन ऑफ 5% टोटल अंडरराइटिंग कमिटमेंट्स की ले सकते हैं। देन एक्विजिशन ऑफ शेयर प्रॉपर्टेड, देन नो मर्चेंट बैंकर और any its directors, partners or managers or principal officers shall either their respective accounts or through their association transition securities वो किसी अनपब्लिश पैप सिक्योरिटीज़ की तरफ नहीं जा सकते हैं। दैन इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड की जो सारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं प्रॉपर एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपने एसोसिएशन को। देन डिस्क्लोजर ऑफ द बोर्ड जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं डिस्क्लोज करते हैं कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इशू, कोई चेंज होता है इन्फॉर्मेशन में या कोई नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, देन कोई पर्टिकुलर्स कुछ है क्या। देन अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर की जो सारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं अपॉइंटमेंट चेक करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल मतलब मॉनिटर करते हैं, गाइडलाइंस चेक करते हैं, नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। देन बोर्ड्स राइट इंस्पेक्ट्स कि जो बोर्ड होता है उनको वो इंस्पेक्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो। देन द प्रोविजन की सारे जो रूल्स रेगुलेशन है उन सब के लिए वो जैसे चेक कर सकता है। देन दैट इज ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स ऑन इंस्पेक्शन बाय द बोर्ड की ड्यूटी होती है सारे डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, पार्टनर्स के, ऑफिसर्स की कि जो भी कुछ इंस्पेक्ट हो रहा है सारे प्रोसीजर्स के थ्रू होने चाहिए। जो अथॉरिटीज़ ऑफ बुक्स अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कस्टडी में वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग हो, सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉर्ड्स हों उसमें। देन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू द बोर्ड की जितनी भी रिपोर्ट्स है वो सारी बोर्ड्स में जानी चाहिए। देन एक्शंस ऑन इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बोर्ड है या फिर जो चेयरमैन है आफ्टर द कंसिडरेशन इन्वेस्टिगेशंस के बाद प्रॉपर एज पर द रूल्स काम हो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो बोर्ड होता है प्रॉपर अच्छे से एक क्वालिफाइड ऑडिटर अपॉइंट करता है जो इन्वेस्टिगेट करता है बुक्स को, मर्चेंट एंड और द अफेयर्स ऑफ मर्चेंट बैंकर्स के अफेयर्स को भी वही चेक करता है। देन लायबिलिटी फॉर एक्शन इन द केस ऑफ डिफ़ॉल्ट जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो फेल हो जाते हैं किसी भी कंडीशंस के लिए जो कि हमें मिलती हैं, फिर उनके लिए कुछ रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं एंड कुछ पेनल्टीज़ वगैरह पे करनी पड़ती हैं। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मर्चेंट बैंकिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। एंड इस बुक की PDF के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा।